गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी डिस्टिलेशन प्रोसेस था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज कब करते हैं? तो जब दो या दो से अधिक सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। दो या दो से अधिक सॉलिड जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो, उस प्रोसेस में हम उस सॉलिड को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन इस हमें जो पढ़ना है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। इस पेपर क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेस है, इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वर्किंग का, वो क्या है? सोल्युबिलिटी डिफरेंस। यानी जो सोल्यूबल ज्यादा होगा, दैट मीन्स दो या दो से अधिक सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व है, तो कोई ना कोई सॉलिड वाटर में ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा और कुछ लेट से डिसॉल्व होगा। तो जिसका डिसॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, दैट मीन्स वाटर में ज्यादा जल्दी आसानी से घुल जाएगा, वो क्या होगा? वो आसानी से ऊपर चला जाएगा। और जिसका सॉल्युबिलिटी कम होगा वो नीचे रहेगा, और जिसका बिल्कुल कम होगा वो बिल्कुल नीचे रहेगा। और इस तरह से डाई जो है वो अलग अलग रीजन में आकर इकट्ठा हो जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, एक ये पेपर लिया गया है, क्रोमेटोग्राफी पेपर। इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर का इंक डाल दिया गया है और यहाँ पे वाटर है। तो वाटर जब इसमें डाले हैं और ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है वाटर के साथ टच में है, तो आस्ते आस्ते वाटर क्या होगा? ऊपर चढ़ता जाएगा और फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ब्लैक इंक को लेगा और ब्लैक इंक में जो भी डाई मौजूद है उसमें से जो सबसे पहले डिसॉल्व होगा, जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वाटर में, वो सबसे पहले डिसॉल्व होके ऊपर जाने लगेगा। फिर पीछे से दूसरा नंबर का जो सोल्युबल सब्सटेंस है वो जाएगा, और पीछे सबसे लास्ट में वो जाएगा जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम है। तो जो सबसे पहले चल दिया सोल्युबल होके, वो ऑब्वियस सी बात है सबसे ऊपर रहेगा। यहाँ सबसे ऊपर वो आएगा जो सबसे ज्यादा सोल्युबल होगा, बीच में वो रहेगा जिसकी सोल्युबिलिटी दूसरे नंबर पे होगी, और लास्ट में कौन सा रहेगा? जिसकी सोल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो इस हिसाब से ये जो हमारा सॉलिड है वो अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाएगा और उसे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी का, जिसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर से हम लोग डाई को अलग कर सकते हैं लिक्विड से। ठीक है, सॉलिड डाई को जो उसमें डिसॉल्व होता है उस लिक्विड से हम लोग इस प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है, आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, ये मेन इसका जो प्रिंसिपल है वो सोल्युबिलिटी डिफरेंस। जिसकी सोल्युबिलिटी कम होगी वो नीचे रह जाएगा, जिसकी ज्यादा होगी वो ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से अलग अलग पैटर्न बन जाएगा कलर का, और फिर वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में। डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज हम लोग कब करते हैं? जब टू मिक्सिबल लिक्विड, मिक्सिबल लिक्विड किसे कहते हैं? ऐसा लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि तैर रहा हो, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ऐसा नहीं, डिसॉल्व हो जाना चाहिए, तो उसको हम लोग मिक्सिबल लिक्विड कहते हैं। तो जब लिक्विड मिक्सिबल होगा, उस कंडीशन में अलग करने के लिए हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस में एक समस्या क्या है कि कम से कम उनके बीच जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 25 या उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों जरूरी है अभी हम बताएंगे। तो ये आप ध्यान रखो कि 25 डिग्री से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स के लिक्विड के डिफरेंस के लिक्विड जब एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके उस लिक्विड को अलग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो पहले लिक्विड को हीट करते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उस वेपर को हम लोग कूल कर लेते हैं और वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड हम लोग अलग कर लेते हैं। जैसे ये फिगर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, हम लोग वाटर और सॉल्ट दोनों का मिक्सचर यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? वाटर आस्ते 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 ऊपर चला जाएगा, और फिर ऊपर जाकर वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा। फिर वहां से इसको बोलते हैं वाटर कंडेंसर। ये वाटर कंडेंसर का काम क्या होता है? तो वेपर को ठंडा करने का काम करता है। और ये ठंडा कैसे करता है? तो इसके अंदर देखिए, यहाँ से वाटर जाएगा और इधर से वाटर निकलेगा, मतलब इसके अंदर वाटर जो है वो रनिंग करता रहता है, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है वो ठंडा रहता है। और जब ये वेपर इस साइड से गुजरेगा तो यहाँ पे चूंकि ठंडा वाटर रनिंग कर रहा है, ये भी ठंडा हो जाएगा, और वेपर ठंडा होकर हमको मालूम है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे प्योर लिक्विड हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड मिल गया, और यहाँ जो बच गया हमारा सॉलिड सॉल्ट वो इकट्ठा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे अलग कर लिए।
ठीक है। अभी ये तो था एक सॉलिड और एक लिक्विड का, लेकिन अगर दोनों लिक्विड हो तब भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे एसीटोन ले ले और वाटर ले ले, एसीटोन और वाटर, ये दोनों ही लिक्विड है। इन दोनों का देखिए जो इनका क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंस 25 से ज्यादा का है। एक 56 है तो दूसरा 100 है। डेट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है 44 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर इन दोनों के मिक्सचर को अगर हम गर्म करेंगे तो अभी से बात है एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है सबसे पहले ऊपर भाप बन के ऊपर आ जाएगा और फिर वो इस वाटर कंडेंसेशन में जाके ठंडा हो जाएगा और एक बीकर लगा होता है यहाँ पे, वहां पे वो इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसको हम लोग हटा लिए, उसके बाद बर्नर को और तेज कर दिए तो ये क्या होगा और ज्यादा हीट होगा और आस्ते आस्ते जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो वाटर भी भाप बन के बाहर आ जाएगा और उसके बाद इस वाटर कंडेंसेशन में जाके वो भी ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे एक दूसरा बीकर लगा देंगे, उस दूसरे बीकर में वाटर भी कलेक्ट हो जाएगा। तो एसीटोन भी कलेक्ट हो गया और वाटर भी कलेक्ट हो गया, दोनों अलग कलेक्ट हो गया। तो ये सिंपल प्रोसेस है डिस्टिलेशन मेथड्स का। सी वाटर से वाटर को अलग करने के लिए भी इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे पीने को पानी नहीं मिलता, वो सॉल्टी वाटर होते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसका सॉल्टी वाटर से वाटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, उससे क्या होगा वाटर अलग हो जाएगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर जो वाटर अलग हो गया वो प्योर वाटर हो गया, उसको पी सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस है। इसमें 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे मान लिया अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता तो दिक्कत क्या होती। जैसे मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता तो क्या होता है, जैसे एसीटोन ऊपर जा रहा है भाप बन के, तब तक 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वाटर का भी बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से तो हम हीट दे रहे हैं तो वाटर भी वेपोरेट होकर जाने लगा। तो एसीटोन भी वेपोरेट होकर जाने लगा, वाटर भी वेपोरेट होकर जाने लगा, दोनों यहाँ पे जमा होगा, दोनों एक साथ मिलके फिर यहाँ पे गिर जाएगा एक ही कंटेनर में। तो फिर तो अलग हुआ ही नहीं, वाटर भी आके इसी में गिर जाएगा और एसीटोन भी आके इसी में गिर जाएगा, तो दोनों फिर से वापस मिक्स हो गए। तो हमारा जो मकसद था इसको अलग करने का, अलग हुआ ही नहीं, दोनों एक ही साथ आ गए, दोनों एक ही साथ गिर गए, तो दोनों फिर से एक ही जार में जाकर गिरे, फिर से वो मिक्सचर तैयार हो गया। तो ये समस्याएं हो गई। इसलिए जब डिफरेंस कम का रहेगा तो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए अलग मेथड्स है जिसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, उस मेथड्स का यूज करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। इसका यूज हम तभी करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट 25 से ज्यादा हो, ताकि पहला जो है आराम से सारा वेपोराइज होके कलेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर दूसरा लिक्विड वेपोराइज हो, तब तक हम उसको हटा के दूसरा वहां पे बीकर रख देंगे, उसमें फिर दूसरा लिक्विड जमा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा होना जरूरी है। कोई कोई बुक में 30 भी दिया है, किसी किसी में 22 भी दिया है, किसी में 25 भी दिया है, बट एवरेज हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जब डिस्टिलेशन प्रोसेस हमारे पास है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जरूरत इसलिए पड़ा कि हर लिक्विड के बीच 25 डिग्री या उससे ज्यादा का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लिक्विड है जिनके बीच बहुत कम का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो वो मिल जाएंगे तो उनको कैसे निकालेंगे, छोड़ तो देंगे नहीं, हमें जरूरत है उसको निकालना होगा। जैसे अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बीच जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस है। तो इनको हम अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये जो कॉलम लेते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसके अंदर ग्लास के छोटे छोटे से बेड लगे होते हैं, गोल गोल सा ग्लास का बेड लगा हुआ होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस के की तरह ही होता है। जब दोनों को गर्म करेंगे यहाँ पे, अल्कोहल को भी वाटर को भी, तो क्या होगा, सबसे पहले तो चूंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, अल्कोहल भाप बन के ऊपर उड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब वो उड़ के ऊपर आ जाएगा उसके बाद वो कुछ ही देर बाद वाटर भी उड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा, ये तो चूंकि गर्म हो रहा है, तो गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा तो ये भी वेपोराइज होकर ऊपर उड़ने लगेगा। तो उस कंडीशन में ये जो ग्लास बेड है वो क्या करता है, वाटर के जो वेपर ऊपर आते हैं उनको वो रोकने की काम करता है, उसको ठंडा करने का काम करता है। उससे क्या होता है, वाटर का वेपर ठंडा होकर फिर वापस इसी में गिर जाता है, वो ऊपर नहीं जा पाता। और जो हमारा अल्कोहल है वो भाप वेपर में कन्वर्ट होके इस वाटर कंडेंसेशन के द्वारा जाता है, जो कि ठंडा वाटर से इसके अंदर रनिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर अल्कोहल बीकर में जमा हो गया। ठीक है, उसके बाद बीकर में जमा हो गया और इधर जो बच गया वो हमारा वाटर हो गया, अल्कोहल इधर जमा हो गया और वाटर यहाँ जमा हो गया। ठीक है,
तो ये जो हमारा यहाँ पे जो ग्लास बेड है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होने की वजह से दोनों ही वेपोराइज होकर जाने लगेगा साथ में। और अगर एक को अगर हम रोके नहीं तो फिर दोनों जाके उधर जमा हो जाएगा, फिर समस्या हो जाएगी कि दोनों एक ही साथ चला गया, ये मिक्सचर अलग कहाँ से हुआ। तो उसको रोकने के लिए, उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए यहाँ पे हम लोग ग्लास बेड लगा देते हैं, ताकि जो वेपर है वो आस्ते आस्ते स्लो से ऊपर जाए, और आस्ते आस्ते जैसे स्लो जब ऊपर जाएगा तो आस्ते आस्ते वो ठंडा होने लगेगा। ठंडा होकर वापस वो, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम रहेगा नीचे का ज्यादा रहेगा, तो नीचे का गर्म होकर जब ऊपर जाने लगा तो ऊपर ठंडा हो गया। वो ठंडा होके, चूंकि स्पीड जब ज्यादा होता था तो क्रॉस कर जाता वो, और क्रॉस करके उसमें चल जाता, लेकिन चूंकि स्पीड कम है, तो स्पीड कम है और टेम्परेचर यहाँ पे कम है 100 डिग्री सेल्सियस से, तो वापस वो बदल जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड बदल के वापस वो नीचे गिरता जाएगा, और गिर के लिक्विड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्कोहल उसमें, वाटर इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यही हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। इसमें थर्मामीटर हम लोग लगाए हुए होते हैं जो टेम्परेचर बताते रहता है कि अभी टेम्परेचर कितना हुआ इस लिक्विड का। ठीक है, यहाँ पे बर्नर है जो फायर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स है, ये भी 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड के लिए यूज करते हैं। इसमें 2 से ज्यादा भी अगर मिक्सिबल लिक्विड एक दूसरे के साथ मिले हैं तो उसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमारा मेन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई होप आपको ये तीनों प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए।